तो आज हम एक डिस्कशन कर रहे हैं। दिस इज एन ओपन डिस्कशन बिटवीन सर्जन, असिस्टेंट्स, मार्केटिंग पीपल, कोऑर्डिनेटर्स कि पेशेंट हिप रिप्लेसमेंट के बारे में सवाल पूछते हैं कि कौन सी अप्रोच से करेंगे। एंटीरियर अप्रोच से करेंगे, पोस्टीरियर अप्रोच से करेंगे, सुपर पाथ करेंगे, बिकनी इंसिजन करेंगे और क्यों करेंगे, क्या एडवांटेज है। तो सब लोग अपने अपने सवाल पूछेंगे क्योंकि सबके कन्फ्यूजन है इसके बारे में। आप लोगों के भी कन्फ्यूजन है, तो इस वीडियो के थ्रू शायद आप लोगों का भी काफ़ी क्लैरिटी रहेगी कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो हिप रिप्लेसमेंट की ये कुछ जो आजकल अप्रोचेज हैं जो आपने सुना भी होगा। पोस्टीरियर अप्रोच, एंटीरियर अप्रोच, सुपर पाथ, बिकनी इंसिजन और एक लास्ट में जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, दैट इज लैटरल अप्रोच। तो इस तरह की इतने तरीके से हम हिप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अब इनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। दिस इज क्लासिकल पोस्टीरियर अप्रोच। 99% सर्जन्स पोस्टीरियर अप्रोच से ही हिप रिप्लेसमेंट करते हैं क्योंकि ये सबसे आसान है और जब से ट्रेनिंग होती है किसी भी स्टूडेंट की तो उसको सबसे पहले पोस्टीरियर अप्रोच बताई जाती है बिकॉज दिस इज इजी। तो पोस्टीरियर अप्रोच क्या है, ये हमने एक लेटरल साइड से हम पेशेंट को देख रहे हैं। दिस इज द फ्रंट एंड दिस इज बैक, दिस इज द हिप जॉइंट, दिस इज फीमर। फ्रंट को मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं एंटीरियर। एनीथिंग ऑन दिस साइड इज कॉल्ड एंटीरियर, एनीथिंग ऑन द बैक साइड इज कॉल्ड पोस्टीरियर। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। बॉडी की जितनी भी चीजें हैं उनको एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करते हैं। बॉडी को एक तरह से दो पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दें तो इधर वाली चीजें एंटीरियर, इधर वाली चीजें पोस्टीरियर। तो आमतौर पर हिप जॉइंट में हम पीछे की तरफ से जाते हैं और इसको कहते हैं पोस्टीरियर अप्रोच। पोस्टीरियर अप्रोच में डिसएडवांटेज क्या है, हम क्यों इन बाकी अप्रोचेज के बारे में सोच रहे हैं, वो इसलिए कि यहाँ पर छोटी छोटी बहुत सारी मसल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं रोटेटर्स। जैसे शोल्डर में रोटेटर कफ होता है, ऐसे ही यहाँ भी रोटेटर मसल होती है। तो जब हम पोस्टीरियर अप्रोच से जाते हैं तो या तो हमें इनके बीच में से जाना पड़ता है या इनमें से कुछ मसल्स को हटा के वापस रिपेयर करना पड़ता है। तो इससे पेशेंट की रिकवरी थोड़ी स्लो रहती है, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड पेनफुल होता है। तो इसलिए हम पोस्टीरियर अप्रोच पेशेंट को जनरली अब धीरे धीरे मना कर रहे हैं कि नहीं, हम पोस्टीरियर अप्रोच से नहीं जाएंगे। लेकिन पोस्टीरियर अप्रोच की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि इसमें एक्सपोजर बहुत वाइड मिलता है। खास तौर पर अगर रिवीजन केस है, हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनके 5-5, 6-6 बार सर्जरी हो चुकी है, तो उसमें हम किसी भी और अप्रोच से नहीं जा सकते, सिर्फ पोस्टीरियर अप्रोच से जा सकते हैं। तो अभी भी अगर हम कोशिश करें तो भी हम 50% से कम पोस्टीरियर अप्रोच को यूज नहीं कर सकते। ये हमारा मेन वर्क हॉर्स जिसको कहते हैं वो पोस्टीरियर अप्रोच है। कितना भी डिफिकल्ट केस हो, आप पोस्टीरियर अप्रोच से जाओ, आप इजीली कर लोगे। इन अप्रोचेज में कॉस्मेटिक है, लेस पेनफुल है, लेस ब्लीडिंग है, लेकिन हर केस में ये नहीं कर सकते। तो अब बात करते हैं एंटीरियर अप्रोच की, जिसको आजकल DAA कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच। यहां पर एक मसल होती है इस तरह से, जिसको हम कहते हैं TFL, टेंसर फेसियल आर्टरी, एक मसल होती है। उसके थ्रू हम एंटीरियर साइड से जाते हैं, फ्रंट से जाते हैं। इसमें किसी भी मसल को स्प्लिट भी नहीं करते हैं। पोस्टीरियर अप्रोच में क्या होता है, यहाँ जो बड़ी मसल होती है ग्लूटियस मैक्सिमस, उसके फाइबर्स के बीच में से हम स्प्लिट करके जाते हैं। मसल को डैमेज नहीं करते लेकिन स्प्लिट करके जाते हैं। फिर भी पेन तो होता ही है अगर मसल को स्प्लिट भी करेंगे। एंटीरियर अप्रोच में हमें किसी मसल को स्प्लिट भी नहीं करना है, दैट मीन्स कि इसमें ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं है। DAA अप्रोच इसलिए पॉपुलर है। इसमें पेशेंट हमारा 3-4 घंटे में विदाउट सपोर्ट, विदाउट वॉकर, विदाउट स्टिक चल पाता है। तो पेशेंट अगर हमसे कई बार पूछते हैं कि DAA क्यों करवाएं, एक फायदा सबसे बड़ा कि पेशेंट की, क्योंकि मसल को टच नहीं कर रहे हैं तो पेशेंट की मसल पावर सेम है, तो 3-4 घंटे में भी पेशेंट आराम से चल सकता है विदाउट वॉकर, विदाउट स्टिक। मोस्ट ऑफ द पेशेंट, कुछ पेशेंट नहीं चल पाएंगे बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट चल पाएंगे। ब्लीडिंग भी कम होगी। और एक और एडवांटेज, क्योंकि पेशेंट सीधा लेटा है, एंटीरियर अप्रोच में पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल लेटता है, पोस्टीरियर अप्रोच में पेशेंट को साइड टर्न करके लेटाते हैं। तो इसमें हम दोनों ही हिप एक ही बार में, यानी कि बाइलैटरल THR, एक ही बार में दोनों हिप एक साथ ही कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है इसका, एनेस्थीसिया एक बार मिलेगा, 2 बार नहीं करना पड़ेगा। पेशेंट का जो हॉस्पिटल स्टे है वो 5 दिन की बजाय 3 दिन का हो जाएगा। पेशेंट को एंटीबायोटिक हाफ चलेंगी। पेशेंट को जो शिफ्टिंग और बार बार वार्ड में ले जाना और OT में ले जाना, वो टाइम बच जाता है। तो पेशेंट की बहुत सारी चीजें कम हो जाती हैं DAA अप्रोच से। लेकिन
डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच की लिमिटेशन क्या है कि बहुत हैवी पेशेंट है, मोटा पेशेंट है, उसमें नहीं कर सकते। रिवीजन पेशेंट है, उसमें नहीं कर सकते। चाइल्डहुड इंजरी है, 3 इंच छोटा है पैर, 4 इंच छोटा है, उसमें नहीं कर सकते। तो हमें ये चीज़ पेशेंट को बतानी है अगर वो सवाल पूछते हैं कि आपके केस में क्यों नहीं कर सकते। तो हमारी लिमिटेशन है डीए की, जो इसकी नहीं है। तो उसके बाद हमने, अच्छा डीए से रिलेटेड एक चीज़ है बिकनी इंसिजन। इसी अप्रोच को अगर हम ऐसे इंसिजन लगाते हैं तो ये होगी डीए अप्रोच। अगर हम यहाँ इंसिजन लगाते हैं इस तरह से तो ये है डीए अप्रोच। इसी इंसिजन को अगर हम ऐसे लगा दें तो इसको कहते हैं बिकनी इंसिजन। ये है डीए, लेकिन अगर इंसिजन को ऐसे कर देंगे तो बिकनी इंसिजन क्यों कहते हैं कि नॉर्मली लेडीज में हम चाहते हैं कि इंसिजन अंडरगारमेंट्स के अंदर रहे। ये एक हमारा मिथ है, बेसिकली कॉस्मेटिक है बेसिकली। ये आई डोंट नो इसकी कितनी यूटिलिटी है, पर मान लो स्विमिंग पूल में आप जा रहे हैं और आपका इंसिजन दिख रहा है तो लोगों को लगता है शायद कि ये थोड़ा सा खराब लगता है या वट एवर, क्योंकि हम तो जो भी इंसिजन लगा रहे हैं MIS टेक्निक से कर रहे हैं, छोटा इंसिजन है, प्रैक्टिकली स्टिचलेस सर्जरी है, कोई निशान भी नहीं आता है पेशेंट को। फिर भी हम बिकनी इंसिजन तब करते हैं जब कोई यंग लेडी का अगर हम सर्जरी कर रहे हैं तो हम इस तरह इंसिजन लगाते हैं तो उनको स्विमिंग पूल में, मान लो वो स्विम सूट में है, तो उनका ये इंसिजन नहीं दिखेगा। तो बिकनी इंसिजन इज ए वेरिएशन ऑफ डीए, बेसिकली एक ही चीज है। अब बात आ गई सुपरपाथ की। ये सुपरपाथ की क्या जरूरत पड़ी हमें? जब हमें सारी चीजें पोस्टीरियर और एंटीरियर अप्रोच में मिल गई तो सुपरपाथ क्यों कर रहे हैं? सुपरपाथ में वो सारी एडवांटेज हैं जो हमें डीए में मिल रही है, यानी किसी भी मसल को डैमेज नहीं कर रहे। डैमेज मीन्स किसी मसल को टच भी नहीं करना पड़ता। हम ऊपर से जा रहे हैं, यानी कि हम यहां से अप्रोच कर रहे हैं, ना तो पीछे से ना आगे से, हम ऊपर से जा रहे हैं। तो हमें डीए की फायदे भी मिल गए, लेकिन इसमें लिमिटेशन नहीं है। पेशेंट अगर मोटा भी है, हैवी वेट भी है, तो भी हम सुपरपाथ कर सकते हैं। इसकी एडवांटेज और इसकी दोनों की एडवांटेज हमें इसमें मिल रही है। सुपरपाथ में डिफिकल्टी क्या है? सुपरपाथ में करना टेक्निकली डिफिकल्ट है। इसके इंस्ट्रूमेंट बहुत स्पेशल होते हैं और बहुत कम सर्जन है जो सुपरपाथ में ट्रेंड है। तो आपको सुपरपाथ की अवेलेबिलिटी बहुत कम मिलेगी, लेकिन हमारे यहाँ रेगुलर होता है सुपरपाथ। तो जो भी पेशेंट हमारे चाहते हैं कि उनका इस टेक्निक से करें, तो इसमें भी कुछ घंटे में ही पेशेंट वॉकिंग कर सकता है। दूसरी चीज, जॉइंट में इधर भी एक स्ट्रक्चर होती है जिसको कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होती है जो जॉइंट को एक तरह से पकड़ के रखती है। तो कैप्सूल दो तरफ होता है, पीछे यानी कि पोस्टीरियर कैप्सूल और एंटीरियर कैप्सूल। इन दोनों में अगर हम पोस्टीरियर अप्रोच से जाएंगे तो पोस्टीरियर कैप्सूल के थ्रू जाना पड़ेगा, एंटीरियर में जाएंगे तो एंटीरियर कैप्सूल के थ्रू जाना पड़ेगा। लेकिन जब हम ऊपर से जाते हैं तो हम दोनों तरफ के कैप्सूल को प्रिजर्व करते हैं, यानी कि मसल्स के साथ साथ कैप्सूल को भी बिल्कुल अनटच्ड रखते हैं। पेशेंट का पेन कम, टिश्यू डैमेज कम, और सबसे बड़ी बात जो हमने ऑब्जर्व की है कि इनकी ड्रेसिंग सिर्फ 2 या 3 बारी होती है। इनकी ड्रेसिंग बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, ड्रेन बहुत कम आता है, ये हमने ऑब्जर्व किया है। तो ये सबसे अच्छी अप्रोच है। अगर पेशेंट का रिवीजन नहीं है या उसका कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जैसे 3 या 4 इंच की शॉर्टनिंग है, तो वो इसमें नहीं करना चाहिए, बट अदरवाइज ये सब पेशेंट्स में हो सकता है। तो हर अप्रोच की अपनी अपनी फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। लैटरल अप्रोच आजकल ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, बट ये जस्ट मेंशन करने के लिए हमने किया। अब आप बोलो, आप लोगों को क्या पूछना है इसके बारे में? किसी का अगर हमारा एक स्पेशल किसी का स्पेशल लगा हुआ, बेसिकली वो इज अ रिवीजन, इन्फेक्शन के बाद स्पेसर लग गया, स्पेशल लगा है, हम उसे एंटीरियर से कर सकते हैं क्या? एंटीरियर से नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक डिफिकल्ट सर्जरी मानी जाती है। रिवीजन सर्जरी हमेशा पोस्टीरियर से करनी चाहिए। पेशेंट वांट कि भाई वो एंटीरियर, मेरे को एंटीरियर ही कराना, तो क्या करें? अवॉइड करना चाहिए। अगर बहुत पतला पेशेंट है और सिर्फ एक ही बार उसका स्पेसर डला है, बार बार सर्जरी नहीं हो रही है, तो हम कर सकते हैं, बट जनरली पोस्टीरियर अप्रोच इज ऑलवेज बेटर फॉर स्पेसर एंड रिवीजन्स। इट्स लाइक जितनी भी हमारी जो टेक्निक्स है वो हमारी लाइक जो फ्रेश केसेस है, जैसे हमारे फ्रेश पेशेंट्स हैं उसमें हम ये दोनों कर सकते हैं। जैसे एवीएन है पेशेंट को, एवीएन है और वेट 100 kg से कम है, तो हम ये दोनों चीजें कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों चीजें नहीं हैं, डिफिकल्ट पेशेंट है, शॉर्ट नेक है, पहले कोई इम्प्लांट डला हुआ है, पहले कोई सर्जरी हो चुकी है, या स्पेसर है जैसे आपने बोला, तो अगर पहले कोई भी सर्जरी हो चुकी है, दूसरी तीसरी बार सर्जरी हो रही है, तो ये जनरली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा
और परफेक्ट रिजल्ट के चांसेस कम रहते हैं। कम है। तो फिर इसलिए बेटर है कि आप पोस्टीरियर अप्रोच में चले जाओ। तो ये हमारा सेवियर है बेसिकली। कहीं भी आपको लगे मुश्किल है, दिक्कत है, पोस्टीरियर। और कुछ? जैसे आप लोग हैं, आपसे पेशेंट पूछते हैं, अनमोल हमारे मार्केटिंग देखते हैं, तो बहुत सारे लोग आपसे, इवन आपसे जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स भी पूछेंगे कि ये क्या अप्रोच होती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इतनी तरह की अप्रोच होती हैं और ये सारी हमारे यहाँ होती हैं। और इन सब के साथ अब हम ऐड कर रहे हैं जो सबसे बड़ी चीज, रोबोटिक प्रिसीजन। तो ये बहुत जरूरी हो गया। क्यों? क्योंकि पेशेंट को परफेक्ट रिजल्ट चाहिए। रोबोटिक का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि जब हम एसिटाबुलम को रीम करते हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये आपकी सॉकेट है, फॉर एग्जांपल इसका साइज है 56, ये अलग अलग साइज रहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम 38, पहले 38 से रीम करेंगे, फिर 40 से करेंगे, फिर 42 से, धीरे धीरे हम 56 तक पहुंचते हैं। तो आप समझ सकते हैं यहां से यहां तक कम से कम 10 से 15 मिनट हमारे लग जाते हैं। रोबोटिक जो सॉफ्टवेयर है वो हमें पहले ही बताएगा कि इसका 56 साइज है, तो हम डायरेक्ट 56 से रीम करेंगे एक ही बार में। और जितनी बार भी रीमर अंदर जाता है तो टिश्यू की डैमेज होती है, बार बार रिट्रैक्ट करना पड़ता है, ब्लीडिंग होती है। हम जितनी बार टिश्यू को रिट्रैक्ट करेंगे पेशेंट को पोस्ट ऑप में पेन होता है, ब्लीडिंग होती है, हीलिंग स्लो हो जाती है। तो रोबोट हमें बताता है कि आपको 56 से ही रीम करना है। तो एक बार रीमर अंदर गया, थैंक यू वेरी मच, सिर्फ 30 सेकंड में काम खत्म हो जाता है। ये जो हमारा 56 जैसे हम बता रहे हैं, ये डे ऑफ सर्जरी ऑन टेबल डिसाइड होगा, ये प्री डिसाइडेड है। सीटी स्कैन हो जाएगा पहले दिन, हमें पहले दिन ही पता है। हाँ। जैसे नी रिप्लेसमेंट में हमें साइज पहले दिन ही पता लग जाते हैं, तो हिप में भी हमें पहले दिन ही पता लग जाता है कि 56 है, तो हम रीमर सिर्फ 56 का लगाएंगे। ओके। और वो एक ही बार अंदर डाला, रीम हुआ, फिनिश। बार बार रिट्रैक्ट करना, बार बार ब्लीडिंग। जो सर्जरी हमारी आधे घंटे की, वो 15 to 20 मिनट्स में हो जाएगी। तो टाइम भी सेव होता है और टिश्यू का रिट्रैक्शन नहीं होता है, और असिस्टेंट्स के लिए भी इजी है कि एक बार एक्सपोज किया, रीम किया, कप डालो, फिनिश। दूसरा रोबोटिक का एडवांटेज ये है कि जैसे अगर हम कप को साइड से देखें तो ये कप है आपका, एस्टेबुलम है, ये इसकी डेप्थ है। तो रोबोट हमें क्या बताता है कि आपको कितने मिलीमीटर अंदर जाना है। अब रीम तो मैं 56 से कर रहा हूं, लेकिन कितना अंदर तक जाना है। तो रोबोट हमें लाइव ड्यूरिंग द सर्जरी ये बताता है कि अब कितनी बोन बची है। उसमें सामने आता रहता है 5 मिलीमीटर बोन बची है, फिर थोड़ी देर में बताएगा 4 mm बची है, 2, 1, और जैसे ही 1 खत्म होता है तो वहां पे रेड सिग्नल आना शुरू हो जाता है। ओके। तो रेड सिग्नल मुझे बताता है कि अब मुझे रुकना है। 56 तो पेरीफ्री है, डेप्थ कितनी है, तो मैं कभी भी ओवर रीम नहीं कर सकता। नहीं तो क्या होता है कई बार कि जब आप अंदाजे से काम करते हो तो आप अंदर चले जाते हो, ओवर रीम कर देते हो, बोन बचती नहीं अंदर। खास तौर पर डिफिकल्ट केसेस में, जो स्पेशली जो चाइल्डहुड वाले पेशेंट होते हैं जिसमें अंदर बोन होती नहीं है, तो ये मुझे सेफ्टी बहुत ज्यादा देता है रोबोट, कि मुझे 1 मिलीमीटर जैसे ही पहुंचेंगे तो रेड सिग्नल आ जाता है। वहां पे 2 सिग्नल आते रहते हैं, जैसे सर्कल चल रहा है, अगर यहाँ ज्यादा रीम हो गया तो यहाँ रेड आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ बोन बची है नीचे, यहाँ ग्रीन आता रहेगा। तो फिर मुझे रोबोट बताता है कि आपको नीचे की तरफ प्रेशर ज्यादा डालना है। उल्टा भी हो सकता है कि मैंने इधर ज्यादा रीम कर दिया तो रेड इधर आएगा, ग्रीन इधर आएगा, तो फिर मुझे थोड़ा सा प्रेशर ऊपर की तरफ लगाना है। यानी कि मेरी हर मूवमेंट को गाइड करता है रोबोट। एसिटाबुलम की बोन जो वीक भी नहीं होगी, हम एग्जैक्ट उसी लेवल तक जाएंगे और उसी साइज तक जाएंगे जो एक्चुअली रिक्वायर्ड है। हाँ, बेसिक। हाँ, जो रोबोटिक हम सर्जरी करेंगे फिर वो सारी अप्रोचेस के साथ हो जाए, वो सब अप्रोचेस के साथ एप्लीकेबल, सबके साथ, वो सबके साथ यूजफुल है। रोबोटिक का सबसे बड़ा, पहले रोबोटिक बनी थी सिर्फ डीए के लिए, क्योंकि सबसे आसान था, पेशेंट सीधा लेटा हुआ था। लेकिन अब रोबोटिक इतनी ज्यादा रिफाइन हो गई है कि आप किसी भी अप्रोच के साथ लगा सकते हो। तो ये सारी अप्रोचेस, यही चीज हमारे फीमर में काम आएगी। जब स्टेम डालते हैं तो कई बार हम ना, अभी क्या कर रहे हैं, पहले छोटा ब्रोच डालते हैं, फिर बड़ा डालते हैं, फिर हम थोड़ा फील करके देखते हैं। वैसे तो हम इतना एक्सपीरियंस हो गया कि फील हमारी बहुत बढ़िया हो गई है, लेकिन फिर भी वो 100% नहीं है। तो रोबोट हमें बताएगा कि आपको इससे बड़ा स्टेम नहीं डालना, नहीं तो क्या हो सकता है, मान लो छोटी कैनाल है और आपने हैमर किया तो कई बार फ्रैक्चर हो जाता है। तो वो कॉम्प्लिकेशन कम हो गई है हमारी रोबोट से। तो कहने का मतलब है कि हमारे पेशेंट को बेस्ट टेक्निक मिलेगी और बेस्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी, तो कॉम्प्लिकेशन के चांस कम हो जाएंगे, रिकवरी फास्ट होगी, पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम होगा, ब्लीडिंग कम होगी। इसमें एक बेनिफिट ये भी हो सकता है कि हमें बोन ग्राफ्टिंग जो बोन है
हमारी सॉलिड है कि नहीं है, हाँ, बोन क्वालिटी कैसी, बोन क्वालिटी, हाँ बोन क्वालिटी, तो वो भी साथ साथ पता चल जाता है उसमें। लेकिन सर्जन का एक्सपीरियंस ज्यादा काम करता है, ठीक है। क्योंकि रोबोट को नहीं पता हाँ। कि ये ऑस्टियोपोरोसिस है या सॉफ्ट है, हार्ड है बोन, ओके, वो सर्जन की फील है। ओके, तो वो तो सर्जन को ऑन टेबल डिसाइड, ऑन टेबल ही डिसाइड होता है। ठीक है। और हम, जैसे हम पहले ही बता चुके हैं, अप्रोच की वैरायटी तो है ही, हम इम्प्लांट की वैरायटी भी रखते हैं। पेशेंट को अगर कोई पर्टिकुलर इम्प्लांट चाहिए तो वो हमारे पास सारे इम्प्लांट अवेलेबल हैं। हम एक कंपनी के इम्प्लांट्स के ऊपर रिलाय नहीं करते हैं, एंड वी आर नॉट फिक्स टू एनी पर्टिकुलर कंपनी। हमारे पेशेंट को जो चाहिए वो मिलेगा। और कुछ? थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।